पहले कब नाश हुआ था? परशुराम ने किया था 21 बार क्षत्रियों का नाश। दूसरा नाश किसने किया? तो महानंदी यानी नंद वंश का जो राजा है संपूर्ण क्षत्रियों का खात्मा कर दिया। तो अब ये क्या कहते हैं, तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। अब ये फिर से ध्यान से सुनिए क्या कहता है, महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। ये लिखा है यहाँ पर शूद्र डिनेस्टी, उसके पहले जो थे वो सारे ये चंद्रवंशी राजा। अरे भाई हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो किताब है विष्णु पुराण, जिसके आधार पर जेम्स टोड ने अपना किताब लिखा था, उसमें राजपूत समाज ही नहीं तमाम आज के जितने क्षत्रिय हैं जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं सबको शूद्र बताया गया है। ये जानकारी है आपको? बोलिए। नहीं बताया गया, वो देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको पूरी वंशावली बता रहा हूँ। झूठ मत बोलिए, देखिए झूठ मत बोलिए, किताब खुली हुई है यहाँ पे, अभी सब लोगों को पढ़ के सुना दूंगा मैं। का ये जो सोर्स है वो विष्णु पुराण से है। तो ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि आप ये जो बात दिखा रहे हैं वो विष्णु पुराण से दिखा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि विष्णु पुराण आपका कितना पुराना है? विष्णु पुराण कितना पुराना है? विष्णु पुराण जो है वो जाहिर है, वो तो फिर मैं बताता हूँ ना आपको। ये देखें, ये मौर्य खानदान है, इससे ऊपर चले जाओगे। अरे ये आपने बता दिया, आपने बता दिया वो सारी बातें कि ये चीज जो है कहाँ से ली गई है। ये तो आपने एक अंग्रेज का नाम ले लिया, जेम्स टोड का, कि जेम्स टोड जो है उसने विष्णु पुराण देख के एक वंशावली बना दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए कौन सी सदी का जेम्स टोड था और कौन सी सदी में बनाया था? ये जरासंध जो है कौन सी सदी का था? ये यहाँ देखे, ये दूसरी वंशावली भी देख लेना पहले। जरासंध का नाम यहाँ आ रहा है, अरे महाभारत का। आपकी देखिए, और इससे ऊपर चले जाओ तो ये राजा चंद्र का नाम आ रहा है। अरे 9000 साल का इतिहास बता रहा हूँ मैं, 9000 साल का। अरे ठीक है, आप 9000 नहीं, आप 90,000, आप 17 लाख साल पहले का, आप करोड़ों साल पहले का बता दीजिए, आप 1 अरब 96 करोड़ साल पहले का बता दीजिए, लेकिन कम से कम एक बात तो बताइए कि ये जो किताब आप दिखा रहे हैं, ये जो पन्ना आप दिखा रहे हैं, इसका आपने बताया कि ये वंशावली तैयार की है जेम्स टोड ने। और दूसरा आपने बात बताया कि जेम्स टोड जो है वो अंग्रेज था और उसने ये वंशावली किसके नाम पर तैयार की? तो वो तैयार की विष्णु पुराण पे। तो अब हम प्राइमरी रेफरेंस की तरफ मूव कर रहे हैं ना, आपने सेकेंडरी रेफरेंस तो बता दिया, अब हम प्राइमरी रेफरेंस की तरफ मूव कर रहे हैं कि वो विष्णु पुराण कितना पुराना है। तब तो पता चलेगा ना कि विष्णु पुराण के लेखक को क्या ये बात पता थी कि वो कितना पुराना है, और विष्णु पुराण को 9000 साल पुरानी जो है वंशावलियां कैसे पता चली, इस पर हम चर्चा करेंगे ना। बताइए विष्णु पुराण कितना पुराना मिला है उसका मैन्युस्क्रिप्ट? हाँ जी, जाहिर है विष्णु पुराण वो तो फिर वो रीप्रिंट होता रहा है ना। आप ये 9000 साल का तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 9000 साल में तो वो पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इतिहास जो है वो एक जगह पर आकर नहीं जाता, वो चलता रहता है। विष्णु उसको सारा अमेंडमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बार बार उसको रिप्रिंट करना पड़ता है। तो भारत में रिप्रिंट करना पड़ता है ना। हाँ, तो भारत में रिप्रिंट कौन करता था? ब्राह्मण ही करते थे, और कौन करता था? अच्छा, ब्राह्मण करते थे। आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? नहीं है, राजपूत हैं? मैं राजपूत हूँ जी। हाँ, राजपूत हैं। तो हम जान गए थे जेम्स टोड का उदाहरण देने वाले कौन लोग होते हैं, वो हम पहचान गए थे। अब एक बात बताइए कि इसमें राजपूत की उत्पत्ति किस जाति से हुई है? जेम्स टोड ने क्या बताया है? राजपूत के पुरखे तो बहुत सी बातें जाति के लोग थे। हाँ बताइए, कौन सी जाति जो है राजपूत के पुरखे हैं, बताइए जरा। ये रहे चंद्रवंशी राजपूत, राजा चंद्र की औलाद है। ये देखिए राजा चंद्र का नाम लिखा हुआ है। अरे हम पूछ रहे हैं कि जेम्स टोड ने कौन सी जाति को बताया है, किनकी संतानों को राजपूत कहा गया है? कौन सी जाति आज भी बहुत सा अस्तित्व में है? बोलिए। तो ये उसने लिखा है ना कि चंद्र की औलाद चंद्रवंशी है, और यहाँ सूरज जो है राजा सूरज की औलाद सूर्यवंशी है। आप बता, जाटों का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। हाँ, तो आप ध्यान से पढ़िए जेम्स टोड की बात, वो बहुत बातें कहेगा, समझ रहे ना कि किसकी कौन संतान है। खैर, अब एक काम करते हैं, अब इसके उसने जो भी लिख दिया, क्योंकि जेम्स टोड जो है उसने ये बातें तब लिखी थी जब लोगों को भारत में, अंग्रेजों को ये भी नहीं पता था कि सम्राट अशोक मौर्यन एम्पायर भी यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे
पाली-प्राकृत जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है। जब ये बात भी लोगों को नहीं पता थी, तब जेम्स टोड ने ये काम किया था। यानी बहुत ही अनअपडेटेड ये चीज़ है। अब बताइए जेम्स टोड ने ये किताब कब लिखी थी? 1829 में लिखी थी, उससे पहले वो इंग्लैंड चला गया था 1825 को, तो उस वक़्त वो ये सारा ठीक है। लेकर गया तो था सारा इतिहास, 1800 वहाँ जाकर उसने किताब लिखी। 1800 ठीक है, 1829 में 29 18 देखिए बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है आपकी तरफ से। 1829 में जेम्स टोड अपनी किताब लिखी। अब एक बात बताएँ 1829 तक भारत में क्या सम्राट अशोक के मौर्यंस के इंस्क्रिप्शन पढ़े जा चुके थे? बताइए। इंस्क्रिप्शन पढ़कर क्या करना था, वो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है ना, ये वहाँ से है ना, ये देखो सारी वंशावली उनकी। अरे भाई एक बात बता हमें, सीधी-सी बात तो बताएँ कि जब सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है भारत का, जब वो पढ़ा ही नहीं गया था उस समय तक, उसके भी 8-9 साल बाद जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तब तक ब्राह्मणों ने जो गपोड़ फैलाई थी भारत में कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद ही भारत की संस्कृति है, तो जेम्स टोड उसको मानता था। आप जो हैं आर्यन वर्ल्ड ऑफिशियल, आपको जानकारी नहीं है। आप इतनी सारी पुरानी 1829 बताइए 200 साल पुरानी जब सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन तक नहीं पढ़े गए थे, तब जो अंग्रेजों की सोच थी बिना अपडेट हुए उसको ये एज ए रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। मतलब ये देख इंस्क्रिप्शन लीजिए में वंशावली नहीं लिखी हुई भाई, वंशावली जो है तो विष्णु पुराण में लिखी हम हुई है, ये आपसे देखो। वही पूछ हम आपसे वही पूछ रहे हैं कि आपने ये जो तैयार किया विष्णु पुराण पे तैयार किया, विष्णु पुराण पे ही तो तैयार हुआ ना? विष्णु पुराण खोल दूं? हाँ, विष्णु खोल पुराण दो, खोल दूं? लास्ट में भी खोला था चलिए आपने, इनकी खोलो, इनकी आप चलो। इनकी विष्णु पुराण खोल देते हैं और हम आपको बताते हैं इनकी कहानी कि इनके विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है। जो किताब अंग्रेजों के समय में लिखी गई, उसको ये एज ए रेफरेंस समझ रहे हैं। ये है, अब जरा शांत रहिएगा, ये है विष्णु पुराण इनकी और इसको ये एज ए रेफरेंस समझने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा गया था, उस समय ब्राह्मणों ने ये गपोड़ फैला रखी थी कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। ये विष्णु पुराण है दोस्तों देख लीजिए। अब ये बता रहे हैं इस विष्णु पुराण से ये दिखाएँगे कि यहाँ का वो वंशावली, तो ये देखिए इनका वंशावली है ये सारे वंशावली है। इसमें क्या वंशावली लिखता है कि कलयुग राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। अब एक बात बताओ, आप अपने को बता रहे थे राजपूत, तो राजपूत को तो शूद्र बताया गया है इसमें विष्णु पुराण में। क्यों? आर्यन वर्ल्ड शूद्र ऑफिशियल। नहीं बताया गया, ये लिखा क्या है ना बताया यहाँ गया पर है? शूद्र डिनेस्टी, उससे पहले जो थे वो सारे हम ये चंद्रवंशी आ आपसे रहे हैं, पूछ रहे राजा हैं, जरासंध तक। हम आ अरे भाई हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो किताब है विष्णु पुराण जिसके आधार पर जेम्स टोड ने अपना किताब लिखा था, उसमें राजपूत समाज ही नहीं, तमाम आज के जितने क्षत्रिय हैं, जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं, सबको शूद्र बताया गया है। ये जानकारी है आपको? बोलिए। नहीं बताया गया, वो देखियो ना, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरी आप वंशावली देखिए बता रहा झूठ हूँ, मत ऊपर जाके बोलिए, 9000 साल झूठ पुरानी। मत बोलिए। देखिए झूठ मत बोलिए, किताब खुली हुई है यहाँ पे, अभी सब लोगों को पढ़ के सुना दूँगा मैं, सबको यहाँ पढ़ा पढ़ तो के सुनाओ, सुना पढ़ दूँगा। जाओ, हाँ, देखिए अब मैं सुनाओ। इनको पढ़ के सुनाता हूँ, इनको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये बता रहे हैं, ये अपने को वो समझ रहे हैं, तिस्मारखा समझ रहे हैं। ध्यान से देखिए ये 24वाँ अध्याय है, चौथा अंश है विष्णु पुराण का और इसमें क्या बताया गया है, इसमें अंग्रेजों की चर्चा आई है। इसमें अंग्रेजों की भी चर्चा आई है, यानी ये किताब ही अंग्रेजों के समय लिखी गई और उसी किताब से एक एक अंग्रेज जो है, इसकी वंशावली बना दिया, इसको ये सही समझ लिए। अरे आपकी किताब ही ये गपोड़ है। कैसे गपोड़ है ये देखिए ध्यान से। क्या इसमें लिखता है कि श्री पराशर जी बोले, अब ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण कह रहा है पराशर जी बोले बृहदत्त वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रदोत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बालाक होगा।
बलाक का विशाख यूप होगा, विशाख यूप का जनक होगा, जनक का नंदीवर्धन, नंदीवन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रधोत वंशीय नृपति गण 138 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। तो यहाँ पे कलयुग देख लीजिए, इनका कलयुग जब शुरू हुआ है, महाभारत के बाद से कलयुग शुरू हुआ है, तो बृहदत्त जो है वहां से 138 साल शुरू हुआ है कलयुग। और ये देखें अब यहाँ पे सीधे सीधे कौन आ जाएगा, ये देखिए शुंग वंश आ जाएगा। कहता है नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाभ का काकवर्ण होगा, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का छतौजा, छतौजा का विदिशार, विदिशार का अजातशत्रु। अब ये देखिए 138 साल बाद जैसे महाभारत बीता, महाभारत बीतने के 138 साल और 2-4 पीढ़ी और ले लीजिए, जैसे बीता अजातशत्रु आ गया। अजातशत्रु कब था? बुद्ध के समय में। अब बताइए ये लोग महाभारत कब प्रचारित किए हैं? 5000 साल पहले। जब 5000 साल पहले प्रचारित किए हैं तो जरा साथियों ये बताइए 5000 साल से सिर्फ 200 साल बीतने पर अजातशत्रु आ जाएगा। अब ये क्या फिर से एक फर्जी वो आगे कहानी गढ़ता है। अजातशत्रु का अभ्रक का उदय, उदयन नंदीवरन, ये महानंदी, और अब देखिए नंद वंश आ गया। फिर कहता है ये शिशु नाग वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न, अब देखें शूद्रा बता दिया कि महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। अब ये क्या बता रहा है इसने कि एक महानंदी जो है उसकी पत्नी जो है वो शूद्र है, उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ वो दूसरा परशुराम बन जाएगा, क्षत्रियों का नाश कर देगा। यानी इनका क्या कहना है कि नंद वंश के समय में सारे क्षत्रियों का दोबारा नाश हो गया। पहले कब नाश हुआ था? परशुराम ने किया था 21 बार क्षत्रियों का नाश। दूसरा नाश किसने किया? तो महानंदी यानी नंद वंश का जो राजा है संपूर्ण क्षत्रियों का खात्मा कर दिया। तो अब ये क्या कहते हैं, तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। अब ये फिर से ध्यान से सुनिए क्या कहता है, महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। यानी कि संपूर्ण क्षत्रिय खत्म हो गए। अब ये अपने को बता रहे थे राजपूत, अब ये क्या कह रहा है, तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। यानी जो मौर्य काल है उसको इसने क्या बताया कि मौर्य काल भी शूद्र था और उसके बाद के जितने राजा हुए हैं सब के सब शूद्र हैं। तो विष्णु पुराण का जो लेखक है इसको बहुत एलर्जी है, इसको बहुत दर्द है मौर्य वंश से, और मौर्य वंश के बाद जितने वंश हुए हैं सब से, क्योंकि इसको ये जानकारी नहीं थी कि अजातशत्रु भी बुद्धिस्ट था और बिंबिसार को विधिसार लिखा है, इसको जानकारी नहीं थी कि बिंदुसार और बिंबिसार ये सब भी बुद्धिस्ट थे, नहीं तो इनको भी लिख देता कि यहीं से शूद्र वर्ग बन गए थे। उसको नहीं जानकारी थी, ये तो बाद में इतिहास धीरे धीरे पता चला है। तो चूंकि उस समय बातें चल रही थी इंस्क्रिप्शन की कि मौर्यंस के इंस्क्रिप्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये तब ये कहानी गढ़ी जा रही थी। अब ये क्या कहता है, यहां से बोल दिया तब से शूद्र जातीय, ये बात सिर्फ इसमें नहीं लिखा, अन्य पुराणों में भी यही बात सेम लिखा है कि शूद्र जातीय ही नंद वंश के बाद भारत में शासन करेंगे। भले ही वो जनेऊ पहन ले लेकिन वो शूद्र ही कहलाएंगे। तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा है, जिसका ये उस समय से गाना गा रहे थे कि इसके 9000 साल बाद तक का वो वंशावली है। वंशावली कहाँ है, फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये क्या कहता है, बृहदत्त वंश का रिपुंजय कितना साल, 138 साल, और फिर जो अजातशत्रु का पूरा वंशावली है वो 338 साल, और फिर मौर्य वंश तक आ जाते हैं। ईसा से 300 साल पहले से आप 600 साल पहले चले जाइए, यानी कि कितना हो गया 2900 साल पहले। बताइए महाभारत घटा था विष्णु पुराण के अनुसार 2900 साल बताएं भाई, कहाँ गए ये, जरा एक बात बताइए, क्या 2900 साल पहले महाभारत घटा था आपके विष्णु पुराण के अनुसार? आप 9000 साल पहुंच गए। हाँ जी, तो 9000 साल उसके बाद फिर यहाँ शुरू हो रहा है ना, ये देखिए इधर कहाँ शुरू हो रहा है, ये रहा महाभारत, ये रहा अर्जुन इधर, और इसके ऊपर अरे तो महाभारत अर्जुन हुआ, अरे वो तो हुआ, लेकिन एक बात आप हमें एक बात ये भी तो बताओ,
अरे हमें एक बात ये हाँ। भी तो बताओ हमें कि इसमें अंग्रेज की चर्चा काहे आ गई? अगर आपकी वंशावली तो ये सही है, अंग्रेज पुरानी इतिहास की है, किताब है, आप तो इतिहास की कह रहे किताब। हो एक मिनट, आप अभी ये गाना गा रहे थे कि ये जो वंशावली है बहुत पुरानी है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें अंग्रेजों की चर्चा कहाँ से आ गई? बताएँ आप हमें। इसका तो मतलब ये है कि आपने ये फर्जी वंशावली अंग्रेजों के समय में इजाद की है, लिखी है। नहीं, नहीं, बताइए। जो भी राज करेगा उसका नाम तो आएगा ना। और ये सारी मागधा की बात हो तो रही है कि अंग्रेज मागधा की का जो चर्चा आपके राजा होंगे विष्णु वो पुराण चूरपुर में। होंगे। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में अंग्रेजों की चर्चा आएगी क्या? सम्राट अशोक के सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन में में अंग्रेजों आपको की चर्चा वंशावली नहीं आएगी क्या? मिलेंगी, वो हिस्ट्री की किताब हैं? नहीं है। अच्छा ये बताओ, वंशावली आपको जो पुराण में ही मिलेंगी। हाँ, तो हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दोगे आप? जवाब दोगे? हम पूछ रहे हैं सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें अंग्रेजों की चर्चा आएगी क्या? बताएँ, बताएँ भई? नहीं, उसमें तो नहीं आएगी ना, उसमें तो नहीं तो आएगी। नहीं आएगी तो आपके विष्णु पुराण अगर पुराना है, 9000 साल पुराना है, 9000 साल पुराना का रिकॉर्ड रख रहा है, तो इसमें अंग्रेज की चर्चा अब कोई कहेगा कि भाई अंग्रेज की चर्चा इसमें कैसे? तो अब ये देखिए, अब ये विष्णु पुराण कब का है अभी आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा ये कब का है। ये क्या करता है, खूब गपोड़ा है इसने। देखिए किसका ही जिक्र किया है, देख लीजिए एक बार। ये जो है गुप्त वंश का, ये देखिए कहता है राइट साइड में देखिए 62 के बाद से नहीं, इधर लेफ्ट साइड से ही चलते हैं ना, शक शासन का पहले देखते हैं 52 50 नंबर। कहता है इस प्रकार ये 30 आंधवृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इसके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। उसके बाद से फिर 16 शक राजा होंगे। देखिए जो शक राजा हैं, शक भारत में इन्वेंशन किए थे, मतलब इन्वेजन किए थे, उनकी भी चर्चा ये करता है कि फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन राजा। अब देखिए यवनों की भी तुर्का मुस्लिम जो आए थे भारत में, उनकी अब चर्चा कर लिया। सोच लीजिए विष्णु पुराण कब लिखा गया है। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, तुर्कियों का जो हमला हुआ है भारत में, खिलजी वगैरह सब, उन सब की चर्चा यहाँ पे है। 13 मुंड। अब मुंड मतलब गुरुंड, अंग्रेजों की चर्चा। गुरुंड अंग्रेज को कहते हैं। जिसको भी अगर समझ में नहीं आए गुरुंड किसको कहते हैं, तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि गुरुंड ईसा ख्रिस्ट को मानने वाले थे। विक्टोरिया वगैरह ये सब गुरुंड थे। लॉर्ड वेवेल और ये सब गुरुंड थे। ये पूरा उसमें जिक्र दिया हुआ है। तो और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। अब बताइए कि इनका विष्णु पुराण को इस बात की जानकारी है कि 13 अंग्रेज राजा भारत में आए हैं, 14 तुर्क राजा हैं, 8 यवन हैं। तो आप सब लोग बता दीजिए कि ये जो वंशावली है इनकी फर्जी गपूर्ण वंशावली, ये कब लिखी गई है? यानी कि सीधी सी बात है, तब लिखी गई है जब उसमें अंग्रेज आ चुके थे। भाई सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में अंग्रेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन के समय अंग्रेज था ही नहीं उसमें। चूंकि वो सम्राट अशोक के समय में जो चीजें होंगी वो चीज वो लिखवाएंगे। कोई भी किताब तभी उतनी पुरानी होती है जब उसमें आप वो चीज ना पकड़ लेंगे कि इसमें क्या चीज जो है घुसाया जा रहा है। अब ये वंशावली बनाया, साफ साफ यहाँ पे पकड़ में आ गया। वंशावली की इनको क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अंग्रेज वंशावली खोजता था इतिहास पता लगाने के लिए, तो इन्होंने फर्जी वंशावली अंग्रेजों के समय में ये तैयार कर दी। और इसी फर्जी वंशावली को जेम्स टोड ने लिखा, उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। ये किताब ही दरअसल प्रामाणिक नहीं है दोस्तों। बताइए ये किताब प्रामाणिक हो सकती है जहां पे अंग्रेजों की चर्चा है, अंग्रेज के समय में लिखा जा रहा है, और ये सब सही इतिहास है? बताइए आप, सही इतिहास है? ये क्या वंशावली देता है आप देख लीजिए। इनकी वंशावली, एक वंशावली इनकी मैच नहीं करती है। बताइए यहाँ पे ये क्या लिखता है कि महानंदी के ये सब लोग जानते हैं कि बिंदुसार जो हैं, बिंबिसार जो हैं, उनका पुत्र अजात शत्रु था। तो ये क्या लिखता है, क्षेम धर्मा का छतौजा, छतौजा का विधिसार, नाम इसको नहीं पता है। और फिर लिखता है अजात शत्रु, उनका नाम अजात शत्रु था, तो चलो अजात शत्रु भी लिख दिया, लेकिन कम से कम ये वाला नाम विधिसार लिख रहा है, ये पाली में नाम लिख रहा है, एक संस्कृत में नाम लिख रहा है, इसको नाम तक नहीं पता है? फिर देखिए जिस व्यक्ति को इतनी सारी जानकारी पता है, उसको
बुध की जानकारी नहीं पता है। अरे बुध के बारे में लिख देता। सम्राट जो बुध बुध हैं उनके पिता जो सुद्धोधन है उनकी भी वंशावली लगे हाथ लिख देता, वही इसको नहीं पता है। तो ये पूरा का पूरा एक फर्जी है। इतना बड़ा फर्जी है, हम बताते हैं कब का है। इसी में ई चाणक्य का भी घुसपैठ कराता है। ये देखिए अभी मैं दिखाता हूं नीचे, कहता है राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज भोगेंगे। हम सब जानते हैं कि महापद्म के बाद से नंदवंश एक और राजा हुआ, फिर मौर्यंश आ गए थे। ये क्या लिखता है, उसके पीछे 8 पुत्र होंगे, झूठ है। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे, ये भी गलत है। तदंतर इन 9 नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। अब देखिए ये फेक न्यूज कहां से फैलाया है, इसने खड़ा किया यहाँ पे कौटिल्य को। और कौटिल्य नाम का आज तक कोई इतिहास में सबूत नहीं मिला है। ये पूरी की पूरी फेक वंशावली इसने बनाई है। तो आप सब लोग देख लीजिए कैसे इन लोगों ने फर्जी और फेक चीजें अंग्रेजों के समय में लिख के लोगों के भीतर घुसपैठ की है। बताइए कौटिल्य अगर नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा और उनका अंत होने पर मौर्य निपृतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। अब ये कह रहा है कि कौटिल्य का ब्राह्मण जो है नंद वंश को खत्म कर देगा। तो भाई एक बात बता, मौर्य जो है वो तो जरूर लिखे होते फिर कौटिल्य का नाम। कहते कि भाई इन्हीं के रहमो करम पर यही हमारे गुरु थे, इन्हीं के कारण हमको मिला है। और पूरे मौर्य जो है वो बुद्धिस्ट नहीं होते, वो तो सब के सब ब्राह्मणवादी होते हैं। तो ये फेक किताबें, फेक ब्राह्मण, फेक गपोड़ यहाँ पे लिखा है। आइए जबरदस्ती हवा बना रहे थे। अब आगे देखिए क्या कहता है। कौटिल्य ही मूरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्ति करेगा। अब एक और गपोड़ सुन लीजिए। ये क्या बता दिया कि मौर्य जो हैं, वो जो नंद वंश था उसने एक दासी से शादी की थी, उसी का जो बेटा हुआ, मूरा नाम की दासी से शादी किया था, उससे जो बेटा हुआ वही चंद्रगुप्त मौर्य बना। मतलब इन लोगों की हदें आप देख लीजिए कि एक नंद वंश खत्म हो रहा है तो मूरा नाम की दासी थी, तो भाई नंद का बेटा तो चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े बनता, चंद्रगुप्त नंद बनता, अशोक नंद बनता है, नंद बनता ना जी। नंद का बेटा होगा तो नंद ही तो बनेगा। तो ये कहानी इसकी कपूर लीला आप देखिए कि मूरा नाम की एक दासी थी तो मौर्य कहलाए। तो ये पूरा का पूरा फेक न्यूज जितने मौर्य लोग देख रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। धर्म ग्रंथों में महान सम्राटों को कैसे नीचा दिखाया है इन धूर्त भिखमंगों ने, भीख मांग मांग के खाने वालों ने सम्राटों को। बताइए इन सबको सम्राट अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता था कि उनकी माता जो है शूद्र थी और वो खाती थी। ब्रैकेट में देख लिखा है, देख लीजिए, समझ रहे हैं। और कह रहा है चंद्रगुप्त की राज्याभिषिक्ति करेगा, सबूत है इन पे। फिर कहता है चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का ये देखिए अशोक वर्धन। अब अशोक वर्धन कहीं नाम ही नहीं है दोस्तों। पूरा इतिहास आप उठा के देख लेंगे तो अशोक वर्धन नाम नहीं है। उन्होंने अपना नाम लिखाया था अशोक, और जो इंस्क्रिप्शन में मिला है राया अशोक, वर्धन नाम नहीं है, अपने तरफ से जोड़ दिया। फिर अशोक वर्धन का सुयसा। अब इंस्क्रिप्शन मिला है सम्राट अशोक के बेटे का नाम महिंद मिला है, तिष्य मिला है, लेकिन सुईसा नाम मिला ही नहीं है। देखिए कहानी गढ़ दिया कि अशोक वर्धन का सुईसा, सुईसा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का सालिसुक, सालिसुक का सोम शर्मा। आप देखिए शर्मा नाम सरनेम लगा दिया। बताइए मौर्य लोग शर्मा सरनेम रखते हैं? बताइए कोई भी मौर्य जो है शर्मा सरनेम रखता है? अरे 1873 या समथिंग जो भी था, 83 जनगणना हुई थी, तब शर्मा सरनेम पूरे भारत में नहीं मिला था। अब ये देखिए यहाँ पे सोम शर्मा लगा दिया सरनेम। फिर सोम शर्मा का शतधनवा, शतधनवा का पुत्र बृहदत्त होगा। और इस प्रकार 173 वर्ष ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। ये भी फेक न्यूज है या झूठी बात है। 173 वाला डेटा भी गलत है। इसके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे, ये भी फेक न्यूज है। शुंग वंश जो है, शुंग नाम का कोई वंश ही नहीं हुआ भारत में, एकदम टोटल फेक न्यूज है दोस्तों। शुंग नाम का एक भी वंश नहीं हुआ है भारत में। शुगन राजे हुए हैं, वो बुद्धिस्ट थे, समझ ना।
और शुंग वंश का स्पेशल कोई शुंग वंश हो हुआ ही नहीं है, 10 राजा बोल रहा है और उसमें भी इन्होंने 5 बताए हैं, पूरा फेक वंशावली है। उनमें से पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा करेगा। अब बताइए, सेनापति बना दिया शुंग वंश को, ये सेनापति कैसे होगा बे? कैसे सेनापति होगा? सुगन राजे तो मध्य प्रदेश के में सतना जो है उधर उस साइड के थे, अपने जगह के राजा थे सुगन, और वो सांची के स्तूप तोरण द्वार बनवा रहे थे उनके बच्चे, और ये मगध के लोग थे, यहाँ पे कैसे पहुंच जाएगा? देखिए कपूर लीला इनकी। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा, अग्निमित्र का पुत्र सुयिष्ट, सुयिष्ट का वसुमित्र, वसुमित्र का उंदक, उंदक का पुलिंदक मतलब उंदक का पुलिंदक, जैसे आप सुनते हैं ना यज्ञ हवन में, ओम भ्रूर स्वाहा है स्वाहा भ्रूर स्वाहा, ऐसे कपूर कहानी चल रही है। तो ये पूरा फर्जी वंशावली है वज्रमित्र का। भागवत फिर कहता है ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग, ये भी फेक है, ये भी डेटा गलत है। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसीन राजा देवभूति को कर्ण वंशीय वसुदेव नामक मंत्री मारकर स्वयं राजा भोगेगा, वो भी उसको मार देगा। तो ये पूरा फेक न्यूज है, सब लोग आप ध्यान से देख लीजिए।